तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने पहली वीडियो जो है ना देख ली थी, उसमें सारा कुछ जो बेसिक था उसका वो हमने समझ लिया था। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें इस यूनिट में जो मेन चीज पढ़ना है, संकुल या जो उपसहसंयोजी यौगिक, जो मेन चीज है हमारी इस चैप्टर की, उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यार जो उपसहसंयोजन यौगिक है या जो संकुल यौगिक है उसमें आखिर होता क्या क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, मैंने एक ये पूर्ण संकुल बना दिया। मैंने एक ऐसा संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक बना दिया जिसमें सब कुछ है, कोई भी इसमें कमी नहीं है। तो आप पहले समझ लो कि इसमें होता क्या क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी आपको संकुल मिले, इस टाइप का संकुल आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा बड़ा ब्रैकेट मिलेगा, ब्रैकेट के बाहर कुछ मिलेगा, इस ब्रैकेट के बाहर इस तरफ कुछ मिलेगा। तो क्या क्या होता है वो जान लो। तो मेरे प्यारे साथियों, जो बड़ा ब्रैकेट लगा होता है, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर इस तरफ, बड़े ब्रैकेट के बाहर इस तरफ, ठीक है, जो भी चीज मिलती है, जो भी मिले, आज आपको के दिख रहा है, कुछ और भी मिल सकता है। तो ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के बाहर इस तरफ जो भी कुछ होता है मेरे प्यारे साथियों, वो धनायन होता है। कौन सा परमाणु होता है? वो धनायन परमाणु होता है। ध्यान रखना, बराबर के इस तरफ जो भी कुछ मिलेगा बेटा, वो धनायन वाला परमाणु होगा, ठीक है। और बेटा जो बराबर के इस तरफ जो भी चीज मिलती है, सॉरी, ब्रैकेट के बाहर इस तरफ जो मिलेगा वो धनायन परमाणु होगा, और जो बड़ा ब्रैकेट है उसके बाहर इस तरफ जो कुछ मिलेगा वो ऋणायन परमाणु होगा, ठीक है। तो ये आप जान चुके हो कि धनायन परमाणु कहां जुड़ा होता है, ऋणायन परमाणु कहां जुड़ा होता है। सबसे पहले धनायन परमाणु और सबसे अंत में ऋणायन परमाणु, ठीक है। अब आगे जैसे ही हम जो बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे जो पहला हमें चीज मिलेगा, है ना, जैसे ही बड़े ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करेंगे और जो पहला हमें जो चीज मिलेगी, जो भी परमाणु हमें यहाँ पहला मिलेगा, वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होगा। बेटा क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु होगा। जो भी पहले मिलेगा बड़े ब्रैकेट के, वो हमारा क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु होगा। और इसमें यार मोस्टली संक्रमण तत्व मिलते हैं। कौन से तत्व मिलते हैं बेटा? संक्रमण तत्व मिलते हैं। मोस्टली मतलब ज्यादातर यहाँ संक्रमण तत्व ही आपको मिलेगा, ठीक है। फिर संक्रमण तत्व या केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो भी चीज मिलती है, जो भी आपको चीज मिलेगी, वो आपका क्या होगा? लिगेंड होगा। तो भाई केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो मिलेगा वो क्या होगा बेटा? लिगेंड होगा। अब यहाँ लिगेंड की संख्या भाई ज्यादा हो सकती है एक से, ठीक है। यहाँ पर अभी एक ही टाइप का लिगेंड है, कभी आपको दो टाइप के लिगेंड भी मिल सकते हैं, मतलब इस टाइप से। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर K4, यहाँ लिख दिया Fe, मैंने यहाँ पर H2O का होल 6 लिख दिया, Cn का होल 6 लिख दिया, Cl ये लिख दिया। तो मतलब एक से ज्यादा लिगेंड भी आपको मिल सकते हैं। इसमें अभी एक लिगेंड दिख रहा है, एक से ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका लिगेंड ही होगा, लेकिन लिगेंड के बाहर जो संख्या लगी होगी वो आपकी समन्वय संख्या होगी। जैसे ये लिगेंड है ना, इसके बाद जो है वो क्या है? लिगेंड। इसके बाहर जो संख्या है वो समन्वय संख्या, ठीक है। तो वो किस लिगेंड की समन्वय संख्या है? वो H2O की समन्वय संख्या है। अब ये समन्वय संख्या किसकी है? Cn की है। यहाँ कुछ नहीं लगा, मतलब एक है, तो ये समन्वय संख्या किसकी है? Cl की। तो ऐसे करके आपको जो भी यहाँ संख्या लगी होती है वो समन्वय संख्या, या बेटा इसको हम उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या होगी। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद जो भी बाहर होता है वो क्या होता है? ऋणायन। इसकी संख्या 2, 4, 10 कितनी भी हो सकती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उससे कोई परेशानी नहीं होती। तो इतना आप समझ गए कि एक हमारा जो संकुल है इसमें ये सब चीजें होती हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब संकुल की पहचान हो गई। अब थोड़ा सा और जानो बेटा संकुल के बारे में। बेटा ये ध्यान रखना, संकुल में कोई भी जो संकुल है, संकुल में यहाँ पर मतलब ब्रैकेट के बाहर जो धनायन होता है यहाँ पर, और ऋणायन ब्रैकेट के इस तरफ जो ऋणायन होता है यहाँ तक, यहाँ पर, ठीक है। जहां पर धनायन होता है, धनायन ब्रैकेट से जुड़ा होता है, और जहां पर ऋणायन ब्रैकेट से जुड़ा होता है, यहाँ और यहाँ बेटा जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है? वो आयनिक बंध होता है। ध्यान रखना, वो कौन सा बंध होता है बेटा? आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध।
ठीक है। तो ध्यान रखना धनायन के बाहर मतलब यहाँ और यहाँ जो बंध होगा बेटा वो कौन सा बंध होगा, आयनिक बंध। मतलब संकुल में जो धनायन और ऋणायन जुड़ा होता है वो संकुल से आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। कौन सी बंध द्वारा जुड़ा होता है बेटा, आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। और हमने ये पढ़ के रखा है बेटा संकुल में आयनिक बंध और ऑक्साइड संयोजक बंध दोनों होते हैं। तो ऑक्साइड संयोजक बंध कहाँ होता है, तो मेरे प्यारे साथियों जो वर्गाकार ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड से जिस बंध के द्वारा जुड़ा होता है वो ऑक्साइड संयोजक बंध होता है। मतलब यहाँ पर ऑक्साइड संयोजक बंध है, यहाँ पर कौन सा बंध है बेटा, ऑक्साइड संयोजक बंध है, और ये आयनिक बंध और यहाँ पर आयनिक बंध। तो ये केंद्रीय धातु संकुल से संबंधित सारी चीजें। संकुल में हम ये समझे कि कहाँ क्या होता है, धनायन कहाँ ऋणायन क्या, ये सारा कुछ आप समझ गए। अब संकुल से संबंधित हमारी जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं इनको भी हमें बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये पेपर में कहीं ना कहीं हमारे छप जाती हैं। ये साथियों पहली हेडिंग आप जमाइए समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या। तो आप यहाँ ध्यान से सुनो, अच्छे सुनो। ये बताओ बेटा ये क्या है, संकुल। ये क्या है, संकुल। और इस संकुल में ये बताओ जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो लिगैंड से जुड़ा है। बोलो, केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है सर। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ कौन सा बंध है, तो आप बोल दोगे सर उपसय संयोजन बंध है, उपसय संयोजक बंध है। तो मेरे प्यारे साथियों किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगैंड से, किससे, लिगैंड से जितने उपसय संयोजक बंध द्वारा बना होता है उस संख्या को ही हम समन्वय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ समन्वय संख्या 6 है, मतलब ये है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है इस लिगैंड से 6 उपसय संयोजक बंध द्वारा बना है, 6 उपसय संयोजक बंध बनाकर जुड़ा है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या 6 है। तो आपने क्या लिखा, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन लिगैंड से जितने उपसय संयोजक बंध बनाकर जुड़ा होता है उस संख्या को भी उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। यहाँ परिभाषा आ रही होगी। और किसी भी संकुल में जो समन्वय संख्या है लिगैंड की वो 2 से 10 तक होती है। कहां तक होती है, 2 से 10 तक। लेकिन मेरे प्यारे साथियों मोस्टली जो यौगिक होते हैं उनमें समन्वय संख्या या तो 2 होगी या 4 होगी या फिर 6 होगी। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई, 3 को हम ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते। जैसे 1 है, 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 को हम क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो। 2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई। 3 को बेटा हम क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई। 4 को बेटा हम क्या बोलते हैं, 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रा, ठीक है। 5 को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेंटा बोलते हैं, ठीक है। 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सा। 7 को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेप्टा बोलते हैं, हेप्टा। 8 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टा, ठीक है। और 9 को हम क्या बोलते हैं, तो 9 को बेटा हम क्या बोलते हैं, नॉन्टा बोलते हैं। और 10 को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेक्टा। तो ये संख्याएं आप याद रखना, ठीक है। तो ये आपकी समन्वय संख्या हुई। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल जरूर लिख लेना है ना। तो जैसे करके आप एग्जाम्पल भी क्या दे दोगे, जैसे मान के चलो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया Ag, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया Cn का होल ट्वाइस, मैंने लिख दिया बेटा Cn का होल ट्वाइस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया K, ठीक है। तो आप बताओ इसकी समन्वय संख्या क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 2। तो आप यहाँ लिख देना कि ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, समन्वय संख्या है। कौन संख्या है, समन्वय संख्या। ये एग्जाम्पल करके दे देना। क्लियर है कहानी, कोई परेशानी नहीं। एक परिभाषा हमारी होती है खत्म। अब हम आ जाते हैं दूसरी परिभाषा पर जिसका नाम है उपसय संयोजन क्षेत्र या फिर गोला। कि भाई आपसे डायरेक्ट बोल सकता है कि उपसय संयोजन गोला क्या है या उपसय संयोजन क्षेत्र क्या है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये है क्या चीज, आइए हम उसको भी जान लेते हैं। तो अब हेडिंग बनाइए आप, ये एग्जांपल लिख लिया आपने समन्वय संख्या में, बिल्कुल ठीक है। उपसय संयोजन क्षेत्र या गोला की आप हेडिंग बनाइए और उसको समझिए। बेटा ये उपसय संयोजन क्षेत्र या गोला क्या है, तो देखो यार ध्यान से समझना, ठीक है। ये बेटा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र उपसय संयोजन क्षेत्र या गोला है। और इस क्षेत्र में कौन केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से उपसय संयोजन बंध द्वारा जुड़ा है या उपसय संयोजक बंध द्वारा बना है कि नहीं बना। ये वाला जो क्षेत्र है वो ही उपसय संयोजन क्षेत्र है ना। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो आप इसको परिभाषित करोगे भाई वह क्षेत्र
वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ा होता है। वह क्षेत्र जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ा होता है, वह क्षेत्र उपसहसंयोजन क्षेत्र या गोला कहलाता है। उपसहसंयोजन क्षेत्र या क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। अगर इसका उदाहरण मेरे प्यारे साथियों देना है तो इसका उदाहरण हमें देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने लिख दिया COH2O का होल 6, COH2O का होल 6 और Cl3, या फिर कोई एक आप एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे ये उठा लीजिए, ये आपका K4, ये रहा आपका Fe और ये रहा आपका Cn का होल 6। इसमें उपसहसंयोजन क्षेत्र कौन सा है? ये वाला। तो आप यहाँ लिख देना ये भाई उपसहसंयोजन क्या है? क्षेत्र है। ये इसका एग्जांपल हो गया। दो परिभाषाएं खत्म, एक समन्वय संख्या की और एक उपसहसंयोजन क्षेत्र या गोला की, दो परिभाषाएं खत्म। अब हमारी तीसरी परिभाषा जो आती है बेटा वो लिगेंड की आएगी। लिगेंड की परिभाषा आएगी, टेंशन मत लो, लेकिन लिगेंड की परिभाषा को हम बाद में देखेंगे। अब दो परिभाषाएं हमारी खत्म, एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ गई होंगी, कोई परेशानी नहीं है, बस जानना इसको जरूरी था का ये समझ में आ जाएगा तो सारा कुछ हमारा काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ देखो बेटा, तीसरी परिभाषा बेटा हमारी जो आएगी वो आएगी संकुल आयन की। क्या है बेटा? संकुल आयन। आओ जरा ध्यान से समझ लो संकुल आयन क्या है, संकुल आयन है क्या आखिर में, उसको समझो। तो बेटा प्यारे साथियों मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना, समझना। संकुल आयन, आपको पता है बेटा आयन दो ही होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, एक धनायन और एक ऋणायन, आयन दो ही होते हैं ना। अब हम संकुल आयन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों मेरे पास ये एक संकुल है, ठीक है, मेरे पास बेटा ये संकुल है K4, यहाँ लिखा है Fe और ये लिखा है Cn का होल 6, ये हमारे पास संकुल है। अगर हम इस संकुल को जल में डाल दें बेटा, किस में डाल दें? जल में डाल दें, तो इसका क्या हो जाएगा? आयनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आयनन हो जाएगा। तो सर कैसे आयनन होगा वो और समझा दो, तो बिल्कुल समझा रहा हूँ बेटा। ये जो संकुल है वो किस किस से मिलकर बना? ये धनायन से और बड़े ब्रैकेट से मिलकर बना। बना कि नहीं बना? तो बेटा आपको पता है जब हम सूत्र बनाते हैं, जैसे Al पर 3 प्लस है, O पर 2 माइनस है, तो ये 3 इधर आ जाता है, 2 इधर आ जाता है, मतलब ये बन जाता है Al2O3, ऐसा बन जाता है। तो ये जो आपसे मैं पूछूं ये 2 किसका है, तो आप बोलोगे सर O का है। मैं आपसे पूछूं 3 किसका है, तो आप बोलोगे सर Al का है। तो अब इसमें मैं पूछ रहा हूं 4 किसका है, तो आप बोलोगे सर ये 4 है, बड़े ब्रैकेट का होगा। हाँ बिल्कुल होगा, बड़े ब्रैकेट का ही है। तो जैसे ही बेटा मैं इसको जल में डालूंगा तो इसका आयनन कैसे होगा? तो इसका आयनन होगा बेटा K प्लस में टूट जाएगा। K किस में टूट जाएगा? प्लस में टूट जाएगा, K प्लस में टूट जाएगा, और ये जो 4 है वो इसका हो जाएगा, मतलब ये जो है FeCN का होल 6, इस पर क्या आ जाएगा? 4 माइनस, क्योंकि ये अगर प्लस का है तो ये माइनस का होगा, अगर ये प्लस का है तो निश्चित है कि ये क्या का होगा? माइनस का होगा। तो हमने जैसे ही संकुलों को जल में डाला तो संकुल का वियोजन हो गया, तो हमें धनायन एक मिला धनायन और एक मिला ऋणायन। ये आपका ऋणायन वाला भाग है, ये धनायन वाला भाग, ठीक है। और देखो इधर, जैसे मान के चलो ये मेरे पास है CuH2O का होल 6, CuH2O का होल 6 और यहाँ पर बेटा Cl2। अब मैंने इसका वियोजन किया, तो इसका वियोजन किया तो मुझे इसको जल में डालना पड़ेगा। तो बेटा मैंने जैसे ही इसमें जल में डाला तो मुझे पता है 2 इसका नहीं है, 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया, और हमें पता है Cl माइनस का है, तो ये बड़ा ब्रैकेट निश्चित है काय का होगा? प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वियोजन करेंगे तो ये हमारा Cu, ये हमारा H2O का होल 6, और इस पर बेटा 2 प्लस होगा, क्योंकि 2 हमें पता है Cl का नहीं है, तो इस पर क्या है बेटा 2 प्लस, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में आया। और Cl पर क्या होगा बेटा? तो Cl पर बेटा होगा 1 माइनस, क्या होगा? 1 माइनस, क्योंकि ऐसे भी वियोजन होगा Cl पे तो 1 माइनस होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें दो आयन प्राप्त हुए, एक हमारा ये धनायन और एक हमारा ये ऋणायन, तो इसमें ये धनायन और ये ऋणायन। तो हमारी परिभाषा, हमारा क्वेश्चन है कि संकुल आयन क्या है सर, हमारा तो क्वेश्चन ये है कि संकुल आयन क्या है। तो देखो ये हमने संकुलों का वियोजन किया, तो संकुल के वियोजन के फलस्वरूप, संकुलों के वियोजन के फलस्वरूप बने ऐसे धनायन या ऋणायन, कैसे धनायन या ऋणायन वो बात सुनना जरूरी है। ऐसे धनायन या ऋणायन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ा होता है। ऐसे धनायन या ऋणायन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से उपसहसंयोजन बंध द्वारा बना होता है।
तो बताओ ये क्या ऐसा धनायन है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जुड़ा हो? तो आप बोलोगे सर नहीं है, लेकिन ये ऐसा ऋणायन है और ये ऐसा धनायन है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं? बोलो जुड़ा है कि नहीं? हाँ, तो ये ऐसा धनायन है, ऐसा ऋणायन है, सॉरी ये ऋणायन है और ये क्या है? धनायन। तो ऐसा ऋणायन है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ और सहसंयोजन बंध द्वारा बंधा है। तो ये जो आपका बेटा संकुलायन होगा, और ये भी क्या होगा आपका? संकुलायन, क्योंकि इसमें ही केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जुड़ा है। क्या इसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जुड़ा? क्या इसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जुड़ा? तो आप बोलोगे सर नहीं जुड़ा। तो ये जो धनायन और ऋणायन है ये संकुलायन नहीं होंगे। संकुलायन वही होगा जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जुड़ा हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका क्या है? ऋणायन है। ये ऋणायन संकुलायन है। और ये कौन सा संकुलायन है? ये धनायन संकुलायन है, क्योंकि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला। आई होप आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, परेशानी और दिक्कत नहीं। तो ये संकुल आयन है बेटा, और यहाँ पर ये क्या है? संकुल आयन। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई? पूरी की पूरी बात आपको दिमाग में चली गई क्या? ये आप सारा कुछ समझ गए क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आप सारा कुछ समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा हम आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, और हम पढ़ते हैं बेटा लिगेंड को। किसको पढ़ते हैं बेटा? लिगेंड को। तो आइए समझ लेते हैं इस लिगेंड को कि ये लिगेंड है क्या आखिर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, वहां पर डालिए आप लिगेंड हेडिंग, और वहां पर आप इसको समझिए बहुत अच्छे से। ठीक है, सुनो क्या है लिगेंड बताओ। ये क्या है? अणु है, परमाणु है, या आयन है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप देखो इसमें ये Cl अणु परमाणु आयन हो सकता है। यहाँ पर जो लिगेंड है अणु परमाणु आयन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा ये जो लिगेंड है वो अणु परमाणु या आयन ही होता है। कोई सा भी अणु परमाणु या फिर आयन हो सकता है लिगेंड। तो ऐसा अणु परमाणु या आयन होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु से, जो किससे बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है। जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता हो, पावर हो, वो ही आपका जो है ना अणु परमाणु आयन आपका लिगेंड कहलाएगा। तो ऐसा अणु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखता है, वो ही मेरे प्यारे साथियों लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे डियर साथियों? लिगेंड कहलाता है। क्या? लिगेंड। तो लिगेंड आप समझ गए क्या होता है लिगेंड, ये आप समझ गए। अब हमें लिगेंड के उदाहरण देखना है, तो आओ हम समझते हैं लिगेंड के उदाहरण। तो बेटा यहाँ जो लिगेंड है इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख दोगे? ये आपका क्या है? एरो लगा के लिख दोगे, ये आपका क्या है? लिगेंड है। ये आपका क्या है बेटा? लिगेंड है। तो ये आपने लिगेंड का उदाहरण लिख दिया। बट मेरे प्यारे साथियों लिगेंड जो है ना एक प्रकार का नहीं होता, लिगेंड होता है कई टाइप का। जैसे पहला होता है एक दंतुल लिगेंड। देखो यहाँ लिखा हुआ एक दंतुल लिगेंड। ये क्या होता है सर? एक दंतुल लिगेंड क्या होता है? तो बेटा एक दंतुल लिगेंड वो होता है जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है। ठीक है, तो ऐसा लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है उसे हम एक दंतुल लिगेंड कहते हैं। अब एक दंतुल लिगेंड में कौन कौन आता है? तो बेटा H-, देखो इसमें एक ही है H ही देगा, और कौन देगा? नहीं देगा ना, H ही अकेला देगा। तो इसमें दाता परमाणु कौन है? एक, इसलिए एक दंतुल है। जैसे Cl- लिख दिया, इसमें कौन देगा? Cl ही देगा ना, तो Cl देगा, इसलिए Cl एक ही दाता परमाणु है, एक दंतुल होगा। जैसे OH- लिख दिया हमने, एक दंतुल है, केवल जो है ना OH ही देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने CO3 - लिख दिया, इसमें एक ही दाता परमाणु है, वो है कौन? O, तो आपका एक दंतुल हो गया। ठीक है, SO4 एक ही दाता परमाणु है SO, तो आपका O ही देगा। तो जिसमें एक दाता परमाणु होता है वो एक दंतुल कहलाता है ना। जैसे और भी लिख दूं, F1- हो गया। ठीक है, अब Br1- हो गया। ये एक दाता परमाणु जिसके अंदर होता है, इनमें एक एक दाता परमाणु, इसमें H है, इसमें Cl है, इसमें आपका O है, इसमें O है, इसमें O है, इसमें F है, इसमें Br, मतलब जिसमें एक दाता परमाणु होता है वो एक दंतुल होता है। ठीक है, इसका नाम है हाइड्राइड। इसका देखो साधारण नाम तो क्या है इसका? हाइड्राइड है। साधारण नाम इसका क्या है? हाइड्राइड। लेकिन जब लिगेंड में बोलती हैं तो हाइड्राइड हो, इसको क्लोरो, इसको हाइड्रोक्सो, इसको कार्बोनेट हो। आगे जाके मैं सारे लिगेंड आपको लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, पूरे लिगेंड आपको एक एक करके बता दूंगा। ठीक है, अब आता है हमारा द्विदंतुल लिगेंड। कौन सा दंतुल लिगेंड बेटा? द्विदंतुल लिगेंड। तो ये द्विदंतुल लिगेंड क्या होता है?
द्विदंतुल लिगेंड क्या है? तो बेटा जिसमें दो दाता परमाणु हो वो द्विदंतुल लिगेंड होता है। जिसमें दो दाता परमाणु हो वो द्विदंतुल लिगेंड। जैसे मान के चलो बेटा यहाँ पर देखना, द्विदंतुल लिगेंड देख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया एक ऑक्सीलेटो, ठीक है, या फिर ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट जिसका फॉर्मूला होता है बेटा COO माइनस और COO माइनस। इसमें बेटा दो दाता परमाणु, ये जो ऑक्सीलेट है इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये किसका फॉर्मूला लिखा है बेटा? ऑक्सीलेट का लिखा है। तो इसका लिखा है ऑक्सीलेट, और ये ऑक्सीलेट द्विदंतुल लिगेंड है। क्यों है द्विदंतुल लिगेंड? क्योंकि इसमें दो दाता परमाणु हैं, एक ये O और एक ये O, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे, इसलिए दो दाता परमाणु होने के कारण ये द्विदंतुल है। अब द्विदंतुल में बेटा एक और आता है DMG, DMG, या फिर पहले आप इसको लिख लो, पहले आप इसको लिख लो EN को, इसको लिख लो बेटा EN। EN का फुल फॉर्म क्या है बेटा? तो EN का फुल फॉर्म है एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन का फुल फॉर्म है। ये जो एथिलीन डाइएमीन है ये द्विदंतुल लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है बेटा? द्विदंतुल। तो सर ये लिखते कैसे एथिलीन डाइएमीन को, आप खुद बताओ। तो सर एथिलीन को कैसे लिखते हो? क्या आप एथीन लिखना नहीं जानते? जिसमें दो कार्बन और चार हाइड्रोजन वो एथीन होता है ना, ये एथीन जो है, एथीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो एथीन का फॉर्मूला होता है बेटा C2H4। क्या होता है? C2H4। आपने 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, इतना तो आपको आता ही है। तो बेटा पहले आप क्या लिख दो? एथीन या एथिलीन, एथीन को ही एथिलीन बोलते हैं, तो हमने ये लिख दिया एथीन CH2 और लिख दिया CH2। अब डाइएमीन, एमीन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर NH2 जो होता है ना वो एमीन होता है, तो ये हमने बेटा NH2 लिख दिया। क्या लिख दिया? NH2। तो ये जो एथिलीन डाइएमीन जो मैंने लिखा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये एथिलीन डाइएमीन, इसमें द्विदंतुल लिगेंड है। क्यों सर? इसमें दो दाता परमाणु है, एक ये वाला N, इसके पास भी एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, और एक ये वाला N, ये दोनों दाता परमाणु है इसमें, ये वाला N और ये वाला N, इसलिए द्विदंतुल। आपको इनके फॉर्मूले जो है ना याद रखना पड़ेंगे, आपको लिगेंड के फॉर्मूले याद रखना पड़ेंगे, इनका शॉर्ट फॉर्म याद रखना पड़ेगा। ये जटिल लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। कौन से लिगेंड बेटा? जटिल लिगेंड के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्विदंतुल में एक और है जिसका नाम है यार DMG, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? डाइमेथिल। डी का फुल फॉर्म क्या है? डी का मतलब डाई, एम का मतलब होता है मेथिल, डाई मेथिल, और जी मतलब होता है ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो। आपको दिख रहा होगा डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये याद रखना पड़ेगा। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये याद रखना पड़ेगा। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है? मेन बात तो ये है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो सुनो इसका फॉर्मूला क्या है। देखो बेटा डाइमेथिल है, मतलब मेथिल कितने हैं? दो, एक मेथिल ये लिख दिया और एक मेथिल हमने ये लिख दिया, दो मेथिल हो गए। कितने मेथिल हो गए बेटा? दो मेथिल हो गए। बोलो देख रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, ये दो मेथिल दिख गया, एक CH3 एक CH3। आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और आपको बेटा नहीं आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ O माइनस, और यहाँ होता है OH। ये भी द्विदंतुल है। इसमें द्विदंतुल लिगेंड कौन है? N। ये दोनों N, ये भी दाता परमाणु है और ये भी दाता परमाणु है, इसलिए ये द्विदंतुल लिगेंड है। तो याद रखना द्विदंतुल लिगेंड के तीन उदाहरण आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं, आपके फॉर्मूले भी पूछ लेता है, और ये जरूरी है। तो ऑक्सीलेट द्विदंतुल है, EMG EN एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुल है, और DMG डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो ये द्विदंतुल है। तो ये द्विदंतुल लिगेंड के बेटा कितने उदाहरण मैंने आपको बताए? दो उदाहरण बताए। इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब दो दंतुल के अलावा जो भी आता है वो बहुदंतुल के अंतर्गत आता है ना। देखो दो से ज्यादा बहुदंतुल के अंतर्गत आता है, त्रिदंतुल भी होता है, चतुष्दंतुल भी होता है, पंचदंतुल भी होता है। जिसमें तीन दाता परमाणु हो वो त्रिदंतुल, चार हो चतुष्दंतुल, पांच हो पंचदंतुल, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है वो षटदंतुल, मैं आपको उसको बताता हूं। तो बेटा षटदंतुल लिगेंड आपको हेडिंग डाल लेनी है। षटदंतुल लिगेंड जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं। तो जिसमें 6 दाता परमाणु होंगे वो षटदंतुल होगा। जिसमें कितने दाता परमाणु हो? 6, वो षटदंतुल होगा। और षटदंतुल में बेटा एक ही आता है, षटदंतुल में बेटा एक ही आता है जिसका नाम है EDTA।
जिसका नाम क्या है बेटा, EDTA। जो EDTA है बेटा ये सल्टनतोर है। तो सर इसका फुल फॉर्म तो बता दो एक बार, जो अच्छा लगेगा। हाँ बेटा बताऊंगा, टेंशन मत लो। इस E का मतलब बेटा होता है एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन। तो ये लिख दिया मैंने एथिलीन, ठीक है। इस D का मतलब होता है बेटा डाईएमीन। क्या होता है, डाईएमीन। तो बेटा एमीन का मतलब NH2 नहीं होता, H को बैलेंस करने के लिए लगा होता है। एमीन का मतलब होता है N। H हमेशा किसके लिए लगा होता है, बैलेंस करने के लिए। यहाँ जो H लगा है वो तो बैलेंस करने के लिए लगा है। एथीन का मतलब तो ये 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। ऐसे बेटा एमीन का मतलब एक N होता है। एमीन का मतलब क्या होता है, N। H को बैलेंस करने के लिए लगा होता है, टेंशन मत लेना। तो एथिलीन डाईएमीन हो गया, ठीक है। T का मतलब होता है बेटा टेट्रा। क्या होता है, टेट्रा। क्या होता है, टेट्रा। और A का मतलब होता है एसीटेटो। एसीटेटो। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया बेटा, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। एक बार आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो बेटा इसका फुल फॉर्म है। टी का मतलब एथिलीन, डी का मतलब डाईएमीन, टी का मतलब टेट्रा और ए का मतलब एसीटेटो, ठीक है। अब यहाँ देखो इसका फॉर्मूला बना रहे। तो एथिलीन, तो एथिलीन है तो यहाँ पर CH2, एक सेकंड बेटा, CH2 और ये रहा आपका CH2, बन गया, ठीक है। अब डाईएमीन, एमीन कितने हैं बेटा, 2, मतलब एमीन 2 है, मतलब एन कितने लगाने हैं हमें, 2 लगाने हैं। तो एमीन का मतलब बेटा क्या होता है, H होता है। एमीन का मतलब सॉरी N होता है। H किस लिए लगा होता है, H को बैलेंस करने के लिए लगा होता है। एमीन का मतलब क्या होता है बेटा, N होता है। तो डाईएमीन है, 2 एमीन लगा दिए। अब टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो कितने हैं, 4 हैं। तो ये 4 एसीटेटो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। ध्यान से सुनना, आपको बना रहे हैं हम फॉर्मूला। तो देखो बेटा ये होता है एसीटेटो CH3COO-, बट यहाँ CH3 लगा देंगे तो देखो एक जो CH3 है वो देखो यहाँ पर इससे भी जुड़ा है, CH3 सिंगल बॉन्ड COO-, ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा। तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 1 2 और 3 H के द्वारा 5 हो रही है ना, इसीलिए बेटा हमें H यहाँ पर कितने लगाने पड़ेंगे, 2, ठीक है। तो हम इसको अब डायरेक्ट देख लेंगे क्योंकि हम तो आपको समझाने के लिए बता रहे थे, ठीक है। तो एक यहाँ पर जुड़ा है, एक यहाँ पर 2 और 2 H के द्वारा, ठीक है। अब CH2COO-, ठीक है। अब बेटा इसको कैसे जोड़े, तो इसको हम उल्टा जोड़ देंगे, CH2COO-, बस उल्टी गिनती पढ़ना है तो यही चीज, बट ये उल्टा जुड़ रहा है इसलिए ऐसा CH2COO-, पढ़ेंगे तो ऐसा ही है ना, बस उल्टा जोड़ा तो CH2COO-। ये षड्दंतोर है। कैसे है सर षड्दंतोर, इसमें 4 धाता परमाणु वो है, 1 2 3 4 और 2 N है। कितने N है बेटा, 2 N है। तो ये 6 दंतोर है, षड्दंतोर है। क्यों है, क्योंकि इसमें दाता परमाणु कितने हैं, 6, तो 4 O और 2 N। तो ये षड्दंतोर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम, शॉर्ट फॉर्म, सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखो इस पे कितने माइनस हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 4 माइनस है बेटा। कितने माइनस है इस पे, 4 माइनस। डीएनजी पे कितने माइनस है, 1 माइनस। और एथिलीन डाईएमीन पे एक भी माइनस नहीं है, मतलब ये उदासीन है। क्या है, ये उदासीन है। तो ये द्विदंतोर और जो षड्दंतोर बताया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, आपको समझ में आई हैं, बिल्कुल आई हो मेरे प्यारे साथियों, समझ में आई होंगी। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के लिए हमारा एक टॉपिक और बचा है जिसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। क्या बेटा, एम्बिडेंट लिगेंड। तो यहाँ एम्बिडेंट लिगेंड की परिभाषा दिख रही होगी आपको, दिख रही है। ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु तो 2 होते हैं, ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु तो कितने होते हैं, 2, लेकिन आवश्यकता अनुसार केवल एक दाता परमाणु का उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। आओ इसका एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते जाना। मैं यहाँ सारा कुछ चीज बता रहा हूँ, आपको क्रम वाइज बता रहा हूँ, आप उसको एडजस्ट करते जाना, समझते जाना। तो एम्बिडेंट लिगेंड में दाता परमाणु कितने होते हैं बेटा, 2, लेकिन आवश्यकता अनुसार एक ही दाता परमाणु का उपयोग होता है। अब यहाँ देखो, ध्यान से सुनना। यहां पर बेटा मैंने यहां पर लिखा है Cn, तो आपको पता है इस Cn को हम Nc भी लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं। Cn को Nc भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं।
तो इसमें बेटा दोनों दाता परमाणु है, सी भी दाता परमाणु है, एन भी। सी भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। सी इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसलिए दाता परमाणु सी भी है, और एन दे सकता है इसलिए दाता परमाणु एन भी है। मतलब सी और एन दोनों ही दाता परमाणु हैं, सी भी है और एन भी है ना। लेकिन आवश्यकता अनुसार केवल एक दाता परमाणु का होता है, या तो सी का होगा या फिर एन का होगा। जैसे अगर ऐसा जुड़ा है तो केवल सी का उपयोग होगा, और ऐसा जुड़ा है तो केवल किसका उपयोग होगा, एन का। कभी आपने इसको दोनों तरफ जुड़ा हुआ देखा? 11 से पढ़ रहे हो, कभी भी आपने इसको दोनों तरफ जुड़ा हुआ देखा? आप बोलोगे सर नहीं देखा, क्योंकि दोनों तरफ वो जुड़ता ही नहीं है। हाँ, नहीं जुड़ता, सही बात है। क्यों भाई? क्योंकि आवश्यकता अनुसार वो एक ही दाता परमाणु का उपयोग करता है। होते तो इसके पास दोनों हैं, लेकिन एक का उपयोग करता है, इसलिए ये दोनों जो है एम्बिडेंट लिगेंड के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है बेटा? एम्बिडेंट लिगेंड के उदाहरण। ठीक है, किसके उदाहरण है? एम्बिडेंट के। अब और देखो इधर, यहां पर मैंने बेटा ONO लिख दिया माइनस, और यहां पर NO2 लिख दिया माइनस। इसमें दाता परमाणु N भी है, O भी है, लेकिन आवश्यकता अनुसार एक ही का होगा, या तो O का उपयोग होगा या तो N का उपयोग होगा, है ना। ये दोनों दाता परमाणु, कभी भी आपने इनको दोनों तरफ जुड़ा नहीं देखा होगा, केवल एक तरफ जुड़ा हुआ देखा होगा। या तो ये O से जुड़ा होगा या तो N से जुड़ा होगा। ठीक है, तो इसमें दो दाता परमाणु हैं, लेकिन एक ही का उपयोग हो रहा है, इसलिए एम्बिडेंट लिगेंड है। इसके अलावा दोनों ही आप एग्जांपल लिखो, जो दोनों प्रकार से जुड़ सकता है उसको एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और कल बेटा हमारा IUPAC नाम स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले हम जो लिगेंड है उनके प्रकार पढ़ेंगे। धनायन लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड, ये पढ़ेंगे और फिर उनका IUPAC नाम करेंगे। तो आज का वीडियो ओवरऑल आपको कैसे लगा? मैंने पूरी क्लास में यार आपसे एक मतलब मजाक भी नहीं की, पूरा बिल्कुल पढ़ाई पर कंसंट्रेशन किया, केवल पढ़ाई पर फोकस किया। तो वीडियो आपको कैसा लगा? भले ही आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, आप लोग मेहनत करो यार, मेहनत करो हमारे साथ, हम स्मार्ट बोर्ड ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इसका फीडबैक जरूर दें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है आपको, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।